नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके वनडे कंपटीशन में आता है, खासकर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए। यह प्रैक्टिस सेट जो होगा ये सबसे यूजफुल होगा और ख़ासकर जो है थोड़ा सा गूढ़ प्रश्न जो है इसमें बनाया गया है। तो देखते हैं, आइए प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का एक भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है ना। यानी कि संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात कह रहा है कि राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं चुना जाता है या नहीं है। तो देखते हैं, चंडीगढ़, इसका भी चंडीगढ़ में भी कोई प्रतिनिधि नहीं चुना जाता है। लक्षद्वीप का भी नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप का भी नहीं है, दादर और नागर हवेली का भी नहीं है और दमन द्वीप का भी नहीं है। उपयुक्त में से सभी, यानी कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम मैंने गिनाया, इनके किसी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया जाता। मतलब प्रतिनिधि क्या चुना ही नहीं जाता इनमें से। तो इन राज्यों में से जो है राज्यसभा प्रतिनिधि चुन के नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न जो आपके कंपटीशन में आता है। जो साथी हमारे नए चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट करना भी ना भूलें। कोई कंप्लेन हो तो आप बेशक बता सकते हैं या कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। मैं अनवर जो है ये आपको इस तरह से प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करा रहा हूँ और ख़ासकर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही यूजफुल होगा। साथ ही साथ प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम के लिए जो है ये यूजफुल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की क्या अर्हताएँ होनी चाहिए। तो राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए कौन सी अर्हताएँ होनी चाहिए इसमें दिया है। वह भारत का नागरिक हो, ये तो मान लीजिए सिंपल सी बात है, भारत का नागरिक हो। उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, ये भी सही है। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। वह विकृत मानसिकता का ना हो, न ही पागल दिवालिया हो, ये भी सही है। ऐसी योग्यताएं जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए, ये भी होनी चाहिए। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यानी कि राज्यसभा सदस्यता यदि हासिल करनी है तो ये सभी योग्यताएं आपको धारण करनी होगी। ये देखिए, जो अंग वाला पूछा है कि ऐसी योग्यताएं जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए, यानी संसद के कानून द्वारा कोई अर्हताएं यदि योग्यताएं निश्चित की जाएं तो उसको भी आपको फॉलो करना होगा। इसका मतलब यही होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है और उसके प्रत्येक जो सदस्य होते हैं 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिन्यूअल होते रहते आते जाते हैं, क्योंकि राज्य जो सभा है वह अस्थाई सदन है ना, कभी भंग नहीं होती है। तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन क्या है कि 2 वर्ष के बाद वो पद जो है हमेशा रिन्यूअल होता रहता है। तो इस तरह से 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य है ना, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर कितने वर्ष पश्चात 1/3 सॉरी मैंने 2/3 बोल दिया था, 1/3 सदस्य, ठीक है ना। तो 1/3 सदस्य कितने वर्ष पश्चात पदनिवृत्ति होते हैं और नवीन 1/3 सदस्य उसका स्थान ग्रहण करते हैं। तो मैंने बताया कि जो सदस्य हैं राज्यसभा के सदस्य हैं 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में पदनिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 सदस्य जो है पुनः उनके स्थान को पद ग्रहण कर लेते हैं। तो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष बाद। तो कितने वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कभी कभी आता भी है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है। तो जो गणपूर्ति या कोरम होता है 1/10 सदस्यों से होता है। यानी कि राज्यसभा की गणपूर्ति या कोरम यदि पूरा करना है तो 1/10 सदस्य उपस्थित होना जरूरी होगा। तो 1/10 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है,
उसकी अनुपस्थिति में सभा का कार्य संचालन कौन करता है ना। उपसभापति को कौन नियुक्त निर्वाचित करता है। देखिए 2 प्रश्न दे दिया इसमें, है ना। पूछ रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, उसकी अनुपस्थिति में सभा का कार्य संचालन कौन करता है ना। उपसभापति को कौन नियुक्त करता है, इस तरह से प्रश्न दिया है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर दिया है कि 2 प्रश्न जो है इसमें जोड़ करके पूछ दिया है। तो 2 प्रश्न पूछ दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति क्या है पूछ रहा है। देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो सही है। उसकी अनुपस्थिति यानी कि उपराष्ट्रपति नहीं है, अनुपस्थित में सभा का कार्य संचालन कौन करता है ना। फिर कह रहा है कि उपसभापति को कौन नियुक्त निर्वाचित करता है, तो राज्यसभा ही करता है। जैसे देखिए ये प्रश्न तो ऊपर वाला प्रश्न तो निश्चित कर दिया है कि उपसभापति होता है, सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपसभापति को कौन नियुक्त और निर्वाचित करता है, तो राज्यसभा ही होगा, है ना। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपसभापति की नियुक्ति की जाती है। अगला क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। यानी कि जब लोकसभा का गठन हुआ, तो ये कह रहा है कि मूल संविधान में जब लोकसभा का गठन हुआ तो उस समय, है ना, कितनी सदस्य संख्या यानी कि अधिकतम कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी, तो 525 होगा। देखिए 525 होगा, यानी कि जब लोकसभा का गठन हुआ तो अधिकतम सदस्य संख्या का जो निर्धारण किया गया था उस समय, तो 525 सदस्यों का निर्धारण किया गया था, है ना। ये नहीं पूछ रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है ना। ये नहीं पूछ रहा है कि लोकसभा की सदस्यों की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो रही। ये कह रहा है मूल संविधान जब बना तो लोकसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या जो कितनी निर्धारित की गई थी, तो 525 लगाएंगे, है ना, यही सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। देखिए 31वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निर्धारित की गई थी, ठीक है ना। देखिए लोकसभा के संबंध में सारी बातें पूछ रहा है। अगला प्रश्न दिया है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है, यानी कि ये 543 सदस्यों का 543 सदस्यों का निर्वाचन जो है सीधे जनता द्वारा कराया जाता है। और इसमें 2 और जोड़ देंगे, 2 आंग्ल भारतीय समुदायों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, तो इसको ये 545 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न जो है आता है। थोड़ी समझदारी का ये समझदारी से और पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके, उसके बाद ही टिक लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको पढ़ते समय सरल लगता है तो विकल्प मैच करा के इस तरह से दे देता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर भेजती है। तो संघ शासित क्षेत्रों में जनता जो है कितने प्रतिनिधि को निर्वाचित करके भेजती है, 20। संघ शासित क्षेत्रों से लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई है 20 की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्गों की कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है, अभी हमने बताया भी आपको। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, 550 अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन दिया है, इस समय लोकसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या किस वर्ष के जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है।
तो जो जनसंख्या का निर्धारण किया गया है, जो परिसीमन कराया गया था लोकसभा के सदस्यों की संख्या का, वो था 1971। इसमें 1971 ही दिया है, 1971। तो इस तरह से अब देखिए जो प्रश्न पूछा है विकल्प के अनुसार 1971 ही होगा कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है, तो 1971। अगला प्रश्न है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या किस वर्ष तक अपरिवर्तित, है ना, अपरिवर्तित रहेगी, तो किस वर्ष तक अपरिवर्तित रहेगी, 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है आपके कंपटीशन में पूछ चुका है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में किस प्रकार के होते हैं। तो सभी निर्वाचन जो क्षेत्र हैं किस प्रकार के होते हैं, तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है ना, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। ये पूछ रहा है कि लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं, तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है कि लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, यानी एक लोकसभा का जो क्षेत्र है वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, 7.5 लाख, है ना, 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कह रहा है कि लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र तो 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की भी व्यवस्था है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। यानी कि कुछ जो सीटें हैं वो रिजर्व की गई हैं SC ST के लिए, तो वो कितनी संख्या है जो रिजर्व की गई हैं, तो 119, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। अगला है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में किससे संबंधित लोगों के लिए नहीं है, तो किसके संबंधित क्षेत्रों के लिए नहीं है, मतलब रिजर्वेशन की बात कह रहा है, तो किससे संबंधित नहीं है, पिछड़े वर्गों के लिए। जैसे सामान्य सीट होती है और अनुसूचित सीट होती है, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पिछड़े वर्गों के लिए ऐसा कुछ रिजर्वेशन नहीं है कि उनकी सीटें रिजर्व की गई हों। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि क्या कोई व्यक्ति देश के किसी भी लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ सकता है। तो ये पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति अगर देश का हो तो क्या किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, तो केवल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ करके, वह लड़ सकता है। कि जैसे जहाँ रिजर्वेशन की बात आ गई वहाँ की बात कह रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए अब तो चूँकि जो राज्य भारत संघ में मिला लिए गए है ना, तो जम्मू कश्मीर से कुछ क्वेश्चन ये मेल करता है कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गया तो उधर लद्दाख का क्षेत्र हो गया, तो ये सबको उस मानसिकता से पूछा गया शब्द है। तो केवल कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ करके। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जनजातियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार बनने के लिए उसी जनजाति का होना एवं उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या उस जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। तो ये देखिए जनजाति क्षेत्रों के लिए पूछ रहा है। तो असम एक ऐसा राज्य है ना, असम एक ऐसा राज्य है। कुछ जो सीटें हैं उनके लिए रिजर्व हैं और ये भी निश्चित किया गया है कि जहाँ पर वो उम्मीदवार हैं तो वहाँ पे क्या है कि उनका जो मतदाता पहचान पत्र होता है या जो एक तरह से जिससे निर्वाचन कराया जाता है तो वहाँ का होना ज़रूरी होता है। एक बार और पढ़ दे रहा हूँ। किस राज्य में जनजातियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का उम्मीदवार बनने के लिए उसी जनजाति का होना उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या उस जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। तो यह असम राज्य के लिए है।
अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष कम नहीं होना चाहिए? यानी लोकसभा का यदि निर्वाचन आपको करना है या लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो अमूमन जानते हैं 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष बाद अगली लोकसभा का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? देखिए क्वेश्चन आ चुका है और इम्पोर्टेंट है। तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यदि इमरजेंसी पीरियड है तो लोकसभा का कार्यकाल जो है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? तो 1 वर्ष एक बार में बढ़ाया गया, फिर दोबारा यदि बढ़ाना है तो 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो है नहीं बढ़ाया जा सकता है ना, उसके बाद जो है नहीं बढ़ाया जा सकता। यह है संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों को भत्ते के अलावा मासिक वेतन कितना प्राप्त होता है? तो मासिक वेतन, अब देखिए संसद सदस्यों का जो वेतन है वो तो अब बदल गया है ना। तो ये पुराना डाटा है, इसमें तो 4000 दिया है, लेकिन 4000 नहीं है वो, वह संभवतः है आपके 2,70,000 रुपये वेतन होगा संसद सदस्यों का वेतन। आप ये समसामयिक में लेटेस्ट आप देख लीजिएगा कि लोकसभा के सदस्यों का वेतन जो है या संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता कितना मिलता है, तो इसको आप देख लीजिएगा समसामयिक घटनाओं में, तो वर्तमान समय में कितना उनका वेतन है, तो संभवतः 2,70,000 ही होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? यानी कब से जो है संसद सदस्यों को पेंशन दिया जाना निश्चित किया गया है? तो 1976 से भूतपूर्व सांसदों को वेतन पेंशन जो है देना निश्चित किया गया था 1976 से। अगला है, लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या से कितना हिस्सा होता है? तो देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि 1/10, यानी लोकसभा की गणपूर्ति कोरम हो या राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम हो, 1/10 सदस्यों से ही होती है। दोनों को जोड़ के समझिएगा तो भूलेगा नहीं, 1/10 सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय की अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। यानी कि लोकसभा की पहली बैठक हो या लोकसभा की अंतिम बैठक हो, कह रहा लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच का जो अंतर नहीं होना चाहिए वो 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार आया है और बहुत ही सरल प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, दीवानी मामले में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? दीवानी मामलों में कह रहे हैं कि संसद है ना, संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? तो संसद के सत्र के दौरान भी नहीं किया जा सकता है ना, संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक भी नहीं किया जा सकता है ना, और क्या दिया है, और दिया है संसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद तक भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछता रहता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो ऐसी परिपाटी रही है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाएगा तो इसके लिए ये है कि वो वरिष्ठ हो, अनुभवी हो, तो इस तरह से वरीयता दी जाती है। अगला प्रश्न है, नवनिर्वाचित लोकसभा के गठन के पूर्व निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक
किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया जाता है जो निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। अस्थायी अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? देखिए घुमा के क्वेश्चन दिया है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के गठन से पूर्व, है ना, निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया जाता है जो निर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। और अस्थायी अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जैसे नई लोकसभा का गठन हो गया तो जो पुराना अगर लोकसभा अध्यक्ष है तो वो शपथ दिला देता है, बाद में जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष को परिवर्तित भी कर दिया जाता है या उसी को भी रख दिया जाता है। इस तरह से रही है। तो कभी कभी सरकार बदल जाती है तो वो चेंज हो जाते हैं, नहीं बदलती तो वही लोकसभा अध्यक्ष पड़े रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण कराता है या शपथ दिलवाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आम सदस्यों की तरह वो भी जब अगर नवनिर्वाचित है तो सभी सदस्यों के साथ अपना शपथ ग्रहण कर लेता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं होता है। ये थोड़ी सी बारीकी समझिएगा आप। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा से क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। पूछ रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? साधारण बहुमत से ही होगा। हाँ, ये है लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके, यानी लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर। इम्पोर्टेंट है, बराबर वनडे कंपटीशन पूछता है। अगला है, चौथी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान, है ना, निम्न में से कौन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं था? तो चौथी लोकसभा कार्यकाल के दौरान कौन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं था? तो कौन नहीं था? चौथी लोकसभा कार्यकाल के दौरान इनमें कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं था? हुकुम सिंह थे, है ना, गुरदयाल सिंह ढिल्लो भी थे, नीलम संजीवा रेड्डी भी थे, बलिराम भगत नहीं थे। कह रहा है कि चौथी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान इनमें से कौन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं था? तो बलिराम भगत अध्यक्ष नहीं थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प को पारित प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? कह रहे हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प को पारित प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? यह किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष के समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत कर सकता है। यानी कोई विधेयक ऐसा हो कि दोनों सदनों में यदि कहीं कोई टकराव हो और एक मत की आवश्यकता हो, तो पक्ष विपक्ष में अगर इस तरह कोई समानता नज़र आती है तो क्या करेगा कि वो निर्णायक मत अपना दे सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में गणपूर्ति न होने की स्थिति में अध्यक्ष क्या करता है? तो लोकसभा की यदि गणपूर्ति नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? सदन का स्थगन भी कर सकता है, सदन का निलंबन भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। सदन का स्थगन भी कर सकता है, सदन का निलंबन भी कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है, निम्न में से कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? यानी कि लोकसभा के पिता के रूप में जाने जा सकते हैं, जीबी मावलंकर को माना जाता है, जो पहले लोकसभा अध्यक्ष माने गए हैं। तो इस तरह से जीबी मावलंकर को लोकसभा का पिता कहा जाता है। यही जीबी मावलंकर थे जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुसार निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो हाँ, देखिए क्वेश्चन है गुड। तो पूछ रहा है कौन लोकसभा अध्यक्ष था
जो अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी, तो नीलम संजीवा रेड्डी ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने अपने दल की सदस्यता को त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला था? तो कौन था? नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस राज्य के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से ही निर्वाचित होकर के जाते हैं। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे सीटें सबसे अधिक हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य के प्रतिनिधि सर्वाधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक प्रतिनिधि बिहार में है। बिहार के सबसे अधिक लोकसभा के प्रतिनिधि हैं। अगला प्रश्न है, संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा भेजते हैं, तो कितने? 7 प्रतिनिधि। संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली ही ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, 7। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव 1951-52। देखिए 1951-52 ही सही है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार कन्फ्यूजन में भी देता है। तो 1951-52 ही सही है, क्योंकि 51-52 इसलिए लिखता है कि पहला संविधान संशोधन जो किया गया था 1951 में किया गया था, तो 51-52 ही होगा। अगर 52 लगा देंगे लोकसभा का गठन, तो संविधान संशोधन पहले हो जाएगा, लोकसभा का गठन बाद में हो जाएगा, तो इस तरह से विवाद पैदा हो जाता है। तो इसीलिए 1951-52 दोनों देता है शीतकाल में, 1951-52 के शीतकाल में। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रथम लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कितना था? तो प्रथम लोकसभा के चुनाव में ये प्रतिशत का प्रश्न, तो ये तो बहुत उस तरह का प्रश्न है। कितना प्रतिशत था? 45.7%। ऐसा प्रश्न आता नहीं है, 45.7%। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार की संख्या कितनी थी? तो प्रथम लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 1874 निर्धारित की गई थी, 1874। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीट जीते, लेकिन उसे कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो कुल वैध मतों का 45% प्राप्त हुआ था प्रथम लोकसभा में। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा में कितने निर्दलीय सदस्य थे? तो प्रथम लोकसभा में कितने निर्दलीय सदस्य थे? 38 निर्दलीय सदस्य थे, ठीक है ना। अगला है, प्रथम लोकसभा में निर्विरोध चुने जाने वाले कितने सांसद थे? तो निर्विरोध चुने जाने वाले कितने सांसद थे? 10 सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार को कितने रुपए की नामांकन राशि जमा करनी पड़ती है? तो जो जमानत राशि है, नामांकन राशि जो है वह 500 रुपये तो इसमें दे रहा है, लेकिन 500 नहीं है, इस समय बढ़ गया है। देख लीजिएगा, जो नामांकन राशि है लगभग 2500 रुपये निर्धारित की गई है ना। ये करंट अफेयर में देख लीजिएगा कि लोकसभा के निर्वाचन के प्रत्येक उम्मीदवार को कितने रुपए नामांकन राशि जमा करनी होती है। समय तो ये बदल गया है, 2500 रुपये हो गया है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। लोकसभा का साधारण निर्वाचन है और मतदान का कुल प्रतिशत है ना। तो इसको देख लेते हैं। पहला साधारण निर्वाचन जो हुआ था तो 61.2% मतदान हुआ था, है ना। और तीसरा साधारण निर्वाचन जो हुआ था वो 55% मतदान हुआ था। आठवां साधारण निर्वाचन जो हुआ था उसमें 64% मतदान हुआ था। 10वां साधारण निर्वाचन जो हुआ था उसमें 50% मतदान कराए गए थे। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं देता है कितने प्रतिशत मतदान कराए गए नहीं कराए गए, इस तरह के प्रश्न नहीं देता है। अगला प्रश्न है, 9वीं लोकसभा के साधारण निर्वाचन में रिकॉर्ड मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान हुआ, यह संख्या कितनी थी? तो देखिए ये सब क्वेश्चन तो नहीं देता है, ये संभवतः रहा होगा 1476 पुनर्मतदान की बात कही गई थी 9वीं लोकसभा में।
छोड़ते हैं इसको। अगला है दिया है पुलोवेत, है ना। पुलोवेत गांव देश का सबसे छोटा मतदान केंद्र है। इस केंद्र में केवल 10 मतदाता पंजीकृत हैं। यह मतदान केंद्र किस राज्य संघ शासित क्षेत्रों में है? तो सबसे छोटा जो मतदान स्थल इस तरह से पुलोवेत गांव जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। केवल 10 मतदाता पंजीकृत हैं वहाँ पर, सबसे छोटा। अगला प्रश्न है 10वीं लोकसभा के साधारण निर्वाचन में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी थी? तो देखिए ये सब देखिए प्रश्न जो है 10वीं लोकसभा की बात कह रहा है, तो 71 होगी संभवतः। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, है ना, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने पर राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। इस समुदाय का कौन नामांकित व्यक्ति लगभग 3 दशक तक लोकसभा का सदस्य रहा है? तो देखिए ये भी बहुत गूढ़ प्रश्न है। इसमें जॉन यूसेबियस होगा, इसमें जॉन यूसेबियस था जो 3 दशक तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं और आंग्ल भारतीय समुदाय के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है बी शंकरानंद के नाम एक ही निर्वाचित क्षेत्र चिक्कोडी सुरक्षित क्षेत्र है से लोकसभा के लिए लगातार 7 बार निर्वाचित होने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है। यह निर्वाचन किस राज्य में पड़ता है? बी शंकरानंद चिक्कोडी सुरक्षित क्षेत्र है, ये कर्नाटक में पड़ता होगा। हालांकि इस तरह से प्रश्न पूछता नहीं है, ये कर्नाटक में पड़ता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लोकसभा के निर्वाचन के लिए मतदान सर्वाधिक अवधि 16 फरवरी से 6 जून तक चला? तो दूसरी लोकसभा का जो मतदान था, है ना, सबसे अधिक समय तक यहाँ पे हुआ था 16 फरवरी से 6 जून के बीच में, दूसरी लोकसभा का क्षेत्र। अगला है 1952 के पहले साधारण निर्वाचन के दौरान 2 प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इनके मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित थे? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय जो थे वो बम्बई या पटना होगा, है ना। 1952 में जो निर्वाचन लोकसभा का हुआ था उसका प्रादेशिक कार्यालय बनाया गया था बम्बई और पटना, यही होगा। अगला है संघ सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कौन विभाग है? ये देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग है? तो देखते हैं शिक्षा विभाग है ना, युवा कार्यों खेल विभाग भी है, महिला कल्याण विभाग भी है, कला विभाग भी है, संस्कृति विभाग भी, उपयुक्त में से सभी विभाग हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। यह राज्य को केंद्र द्वारा दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित गाडगिल फार्मूला को राष्ट्रीय विकास परिषद ने संशोधित रूप में किस वर्ष स्वीकार किया था? तो गाडगिल फार्मूला जो स्वीकार किया गया था मानव राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1990 में। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में पूछता रहता है। तो ठीक है साथियों, मुझे विश्वास होगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और फिर पुनः नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।